नमस्कार दोस्तों, एनआरसी और सीए के इस एपिसोड में आपको स्वागत है। और आपने अगर हमारे 3 एपिसोड नहीं देखे पहले का तो उसको जाके आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आके ये देखिए। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में उस टाइम की परिस्थितियों को देखकर नागरिकता का कुछ नियम बताए थे जो हमने पिछले वीडियो में समझा। लेकिन जब समय बीतने के साथ हमारे परिस्थितियां भी कंट्रोल में आने लगा, तब भारत सरकार के सामने और ज्यादा चुनौती आने लगा कि आप नागरिक किस आधार पर दे। जो नए बच्चे पैदा हुए हैं 1949 के बाद, या फिर जो लोग बाहर से आके अगर कोई हमें बोले कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, उनको हम किस बेस पर नागरिकता दे। क्योंकि हमारे संविधान में जो नागरिकता का नियम लिख के गए थे उसमें तो ऐसा कोई था नहीं। अगर कोई बाहर से आके जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसको कैसे दे। और 1949 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसको किस बेस पर दे, कि वो भारत में पैदा हुआ इसीलिए दे, कि माता पिता भारत का है इसीलिए दे। वो सब तो लिखा नहीं था उसमें। वो जो 1949 का नागरिकता का कानून था वो उस समय की तत्काल स्थिति को लेकर था, अभी के लिए वो लागू नहीं होगा। तो हमारे संसद को पावर था उस समय की जो कानून बनाया था उसमें लिखा था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था आर्टिकल 11। आपको आर्टिकल 11 याद होगा कि आर्टिकल 11 क्या कहता था, कि हमारे संसद को आर्टिकल 11 पावर देता है कि आप जब चाहे तब नागरिकता देने और लेने से रिलेटेड कानून बना सकते हैं परिस्थितियों को देखकर। लेकिन ध्यान रहे, सोच समझकर कानून बनाइएगा, किसी का फंडामेंटल राइट्स का कुछ भी हानि नहीं होना चाहिए। तो हमारे संसद ने 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम लाया, मतलब सिटीजनशिप एक्ट लाया, जिसमें 5 नियम दिया गया जिसके तहत आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, और 3 नियम ऐसा दिया गया जिसके तहत आपका नागरिकता चली जाएगी, मतलब आपका नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो एनआरसी और सीए की इस भाग में, मतलब इस 4th एपिसोड में हम समझेंगे कि 1955 की एक्ट में ऐसी कौन से 5 नियम थे और ऐसी कौन से 3 नियम थे जिसके तहत नागरिकता दिया जाता था और लिया जाता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और शुरू में ही बता देता हूं, आप जब हमारे संविधान को खोल के देखोगे तो उसमें जो पॉइंट होता है उसको आर्टिकल लिखा जाता है, कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन जब कोई नया एक्ट लाया जाता है, जब कोई नया कानून लाया जाता है, तो उसमें आर्टिकल की बजाय सेक्शन लिखा जाता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस टाइप से। ये जो हम बात करेंगे अभी 1955 की सिटीजनशिप एक्ट, इसमें सेक्शन लिखा जाएगा, आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा। ये आर्टिकल और सेक्शन के मामले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को ही एक समझ लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये छोटी सी जानकारी आपको मैं पहले से ही बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब समझते हैं। तो हमारे संसद ने पहला नागरिकता कानून 1955 में लाया था। इस एक्ट का नाम दिया गया था द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये प्रिंसिपल एक्ट है। इसी के बेस पर ही आगे और इस पे सुधार होते गए। यानी कि आप जो अभी सीए जो आप सुनते हो, ये और कुछ नहीं है, ये इसी 1955 की जो कानून है इस पे ही जो सुधार होते जाता है उसको ही बोलते हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 1955 वाला क्या है, द सिटीजनशिप एक्ट, उसके बीच में आ जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन मतलब सुधार। लोगों को लगता है कि ये सीए एकदम ही कुछ नया है। आपको मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था, ये एनआरसी सीए कई सालों से होते आ रहे हैं और लोगों को आज पता चल रहा है ये भी कुछ है ऐसा। तो अगर आपको मैं सिंपल से कहूँ, सीए और कुछ भी नहीं है। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें जितना भी सुधार करते गए उसको ही सीए बोलते गए। क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी चीज एक बार में लॉन्च कर दो और वो एक बार में परफेक्ट हो जाए। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनती, उससे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जैसे कि आपके फोन में जितने भी ऐप है, उस ऐप में आप देखिएगा उसके प्ले स्टोर में, या फिर उसके जो अगर आईफोन है आपका उसके प्ले स्टोर में देखिएगा, उस ऐप को हर हफ्ते या फिर हर महीने अपडेट की जरूरत पड़ता है। क्यों? मतलब उसमें कुछ गलतियां थी जिसको सुधारा गया है, इसीलिए अपडेट लाया गया है। और अगर ऐसा होता कि अगर वो परफेक्ट हो जाता तो अपडेट आना बंद हो जाता है। अपडेट तो आते रहता है हर हफ्ते या फिर हर महीने। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव की जरूरत पड़ता है। एक बार में जब आप कोई चीज बना दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें गलती क्या है, उसमें क्या और सुधार की जरूरत है। जब वो चीज पब्लिश हो जाएगा, लोगों के बीच में चला जाएगा, तब लोग बोलेंगे इसमें ये गलती है, आपको दिखेंगे ये गलती है, तब आप उसको और सुधार करोगे। कानूनी मामले में इसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना, सुधार करना। ऐसे ही 1955 की एक्ट में सुधार होते गए और उसी को ही सीए बोलते गए। जैसे कि 1955 की सिटीजनशिप एक्ट में कुछ गलतियां निकली बाद में, फिर उसको सुधारा गया 1986 में और उसको कहा गया सीएए 1986। फिर 1986 में भी गलतियां निकली जिसको सुधारा गया 1992 में और उसको कहा गया सीएए 1992, और 1992 में भी गलतियां निकली जिसको सुधारा गया
2003 में, उसको कहा गया CAA 2003। फिर 2003 की CAA में भी कुछ गलतियां निकली जिसको सुधारा गया 2005 में, और उसको कहा गया CAA 2005, और 2005 में भी कुछ गलतियां निकली जो छोटा मोटा था, और उसको सुधारा गया 2015 में, और फाइनली फिर गलतियां निकली 2015 की CAA में, और उसको अभी फाइनली सुधारा गया 2019 में, और उसी में NRC भी आ गया। खैर NRC के बारे में तो एकदम डिटेल में ही बात करेंगे, उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। और हाँ, अभी से मैं आपको बता देता हूँ, ये जब मैं 1955 की एक्ट के बारे में बात करूंगा, मैं जब हर सेक्शन आपको बताऊंगा, वो सेक्शन के साथ में 1955 में क्या था वो भी बताऊंगा, और उसमें क्या क्या संशोधन हुआ। मतलब जो आपको मैंने बोला 1986 में क्या संशोधन हुआ, 1992 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, ये सब मैं उसी एक्ट के साथ बताते जाऊंगा। नहीं तो हर साल के लिए एक एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लंबे हो जाए, इसीलिए इसी में ही मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो 1955 की सिटीजनशिप एक्ट ये है, और ये ज्यादा पेजेस की नहीं है, बस 13 पेजेस की है। इसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसमें टोटल 19 सेक्शन है, मतलब 19 सेक्शन है, और हमें पूरा 19 सेक्शन को जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको अगर पढ़ना है डिटेल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमें बस जानना है कौन कौन सी सेक्शन से नागरिकता मिलती है और कौन कौन सी सेक्शन से नागरिकता चली जाती है। तो अब मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ, एक होगा एक्वाइजेशन और एक होगा टर्मिनेशन। देखिए, इसमें नागरिकता मिलने का 5 आपको उपाय दिया गया है, मतलब 5 सेक्शन है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7। और आपसे नागरिकता छीनने का मतलब आपका नागरिकता कैसे टर्मिनेट हो सकता है, उसके लिए 3 उपाय दिया गया है, सेक्शन 8, 9 और 10। और हाँ, और एक बात, 1949 में जो संविधान लागू होने के समय हमारे नागरिकता का जो नियम लिखा गया था, वहाँ पे जो हमने इस वीडियो में बात किए थे, उसको आप गोली मार दीजिए। अब ये है जो अभी हम बात करने वाले हैं। तो अभी आप बोलोगे तो फिर वो वीडियो किस लिए बनाए थे? वो वीडियो इसलिए बनाए थे क्योंकि एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप में जाना ये बेवकूफ़ी होगा। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हम इन सारे सेक्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप की पहला सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 को कहते हैं बाय बर्थ, मतलब जन्म के अधिकार पर। 1955 में जो पहली बार सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि भारत की जमीन पर या फिर भारत की भूभाग पर जो भी बच्चा पैदा होगा वो भारत की नागरिक होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे की माँ पाकिस्तानी हो, बाप आतंकवादी हो, हमें कोई लेन देन नहीं है। बस भारत की जमीन पर पैदा हुआ मतलब वो भारत की नागरिक हो गया। मतलब उस बच्चे को 101% अधिकार है कि वो भारत की नागरिक हो सकते हैं अगर होना चाहे तो। सेक्शन 3 ये कहता था 1955 की एक्ट में। ओके, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आप क्या पढ़ेंगे? बहुत लोग इसको बोलते हैं जूस सोली, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है यूस सोलाई। यूस सोलाई का मतलब होता है राइट ऑफ सॉइल। यूस मतलब लॉ, लॉ मतलब कानून, सोलाई मतलब जमीन, जमीन का अधिकार। और इसका मतलब ये कि कुछ देश आज भी इस सिद्धांत पर चलता है कि हमारे जमीन पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो हमारा देश का नागरिक है। जैसे कि अमेरिका में आज भी ये कानून लागू है, उनके जमीन पर अगर कोई पैदा हो गया तो वो उनके नागरिक होने का अधिकार रखता है वो बच्चा 101%। जैसे मान लीजिए हमारा एक भारतीय नौजवान जिसको अमेरिकी नागरिकता का बहुत शौक है, उसको अमेरिकी नागरिकता चाहिए, तो वो क्या करेगा? पहले तो अमेरिका में एक जॉब ढूंढेगा, फिर वहां से वो 3 साल या 4 साल का एक वीजा लेगा अमेरिका का। फिर अमेरिका चला गया, वहां पे देखा कि एशिया के जो लोग हैं उनके जैसा हमारे जैसा ही है, जिसको हिंदी आता है हिंदी से बात किया। फिर यहाँ पे अमेरिकी लड़की भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उसको एक पाकिस्तानी लड़की मिल गई और उसको अच्छा लगा, पटाया शादी वादी किया और वहाँ पे वो बच्चा पैदा कर लिया। अब उसका सपना था कि वो अमेरिका नागरिक बने, और अमेरिका में नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो ये खेल खेल रहा है कि वो शादी किया, बच्चा पैदा किया। अब बच्चा पैदा होते ही बच्चे को ऑटोमेटिकली एक अधिकार मिल जाता है कि ये बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो ये अमेरिकन नागरिक होने का 101% अधिकार रखता है। अब बड़ी मजेदार स्थिति है, बाप इंडियन, माँ पाकिस्तानी और गोद में एक अमेरिकी सिटीजन। अब माता पिता के ऊपर है कि उसको पाकिस्तानी नागरिक बनाएगा, इंडियन बनाएगा कि अमेरिका बनाएगा, और बाप तो चाहता ही है अमेरिका नागरिक बनना। तो बाप क्या करेगा? बच्चे को अमेरिकी नागरिकता का रजिस्ट्रेशन करवा देगा वहाँ पे। और जब कोई बच्चा अमेरिकी नागरिक हो गया तो अमेरिकी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उनकी नागरिक सेफ रहे और सुरक्षित रहे, और उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसके माता पिता को अमेरिका में रहना जरूरी है। तो उसी ग्राउंड पर उस बच्चे की माँ बाप को अमेरिकी सिटीजन मिलने का 99.9%
पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, मतलब मिल ही जाएगा समझ लीजिए, अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा तो। कुछ अगर उसने उल्टा सीधा काम नहीं किया, जेल वेल नहीं गया तब, तो ऐसे करके अमेरिकन सिटीजन मिलना बहुत आसान बात है। इसीलिए आप देखना हमारे भारत से जो नया कपल है, अगर लड़की अगर प्रेग्नेंट है, अमेरिका वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट को पता है अगर हमारे फ्लाइट में भी बच्चा पैदा हो गया, अगर हमारे जमीन पे आगे बच्चा पैदा हो गया तो हमारे एक मुसीबत और बढ़ जाएगा, साला वो ऑटोमेटिकली हमारे देश का नागरिक बन जाएगा। भले ही माँ बाप अमेरिकी नागरिक बनाए ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन बच्चे का हक है कि वो अमेरिकी नागरिक हो सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरत को 90 महीने पर अमेरिका वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। और ये तो मैंने ऐसे ही आपको एक हाइपोथेटिकल एक बताया कि मान लीजिए, लेकिन सच में मैक्सिको की जो औरत है वो लोग चाहते हैं कि उनको नागरिकता मिले अमेरिका की, और उनको मिलते नहीं इतना आसानी से। तो वहाँ के जो प्रेग्नेंट औरत है वो अपने पूरी ताकत लगा देता है किसी भी तरीके से मैं अमेरिका पहुंच के वहाँ पे अपना बच्चा डिलीवर करूं अमेरिकी जमीन पर, चाहे वो इलीगल तरीके से हो लीगल तरीके से हो, कोई मैटर नहीं करता। अमेरिका में जन्म हुआ है तो वो बच्चा अमेरिकी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे इसको लेके। मैक्सिको के लोग वाल कूट कूट के आते थे, आपने देखा होगा। तो जो देश इस जमीनी सिद्धांत पर चलते हैं कि हमारे जमीन पे पैदा हुआ और हमारे नागरिक हो गया, उसी प्रोसेस को या फिर उसी सिद्धांत को बोलते हैं यूस सोलाई। तो इसी कानून को ही, मतलब इसी यूस सोलाई की कानून को ही 1955 में हमारे सरकार ने एग्जैक्टली कॉपी किया और हमारे एक्ट में, हमारे कानून में पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर पूरा ऑनेस्टली सच बताऊं तो ये सबसे बेकार और सबसे बेहुदा एक कानून था उस समय, जो बिना सोचे समझे बॉलीवुड की तरह अमेरिका से कॉपी किया और हमारे यहाँ पेस्ट कर दिया, लागू कर दिया। जन्म के आधार पर सोच सकते हैं आप, मतलब कोई भी आए और यहाँ जन्म ले तो वो भारत का नागरिक हो गया। इसीलिए इसका मिसयूज होने लगा। पाकिस्तान वाले क्या है, पाकिस्तान वाले दूरबीन लेके देखते ही रहते हैं कहाँ भारत सबसे बड़ी गलती करे। और पाकिस्तानी मर्दों का तो आपको पता ही है, 9-10 बीवियां रखते हैं वो लोग, और सबको लोड करके ले आएगी ऐसे, ठीक है, ले आके जो कश्मीर की बॉर्डर है, पंजाब की इधर से बॉर्डर है, उधर से सारे औरतों को वो इंडिया में घुसा देते हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ। और जो उनका लोडिंग रहते हैं उसको इंडिया में आके डाउनलोड कर देते हैं और हो गए भारत के नागरिक। और वो बच्चा बड़ा होकर आतंकवादी हो जाता है, ढाई बम फोड़ो। तो आपने देखा होगा 2014 से पहले कितना आतंकी हमला होता था पाकिस्तानियों का। इन सब का रीजन ये सेक्शन 3 भी एक था। लेकिन मैंने फिर भी आपको पहले ही शुरुआत में कहा, कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक टाइम रहता है अपडेट का। अब जल्दी अपडेट ले आओ। भारत सरकार की नींद कब खुली आपको क्या लगता है? 31 साल बाद, 31 ईयर्स लेटर 1986 में भारत सरकार की नींद खुली और सर पकड़ लिया। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। 1986 में उसमें संशोधन किया और उसी सेक्शन 3 में अब कह दिया गया कि जो बच्चा भारत में पैदा होगा उसका माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों के पास दिमाग हो या ना हो, इकोनॉमी हो या ना हो, एजुकेशन हो या ना हो, साइंस हो या ना हो, नोबेल प्राइजेस विनर हो या ना हो, उनके पास एक दिमाग जरूर है जो नंबर 1 है, वो है आतंकी दिमाग। अगर कोई आतंकवादी का अगर कोई कंपटीशन हो तो पाकिस्तान सबसे आगे आएगा, लेकिन आतंकी बनाने वाले का बाप का कंपटीशन हो तो अमेरिका आएगा। वो मैंने आपको अफगानिस्तान वाला वीडियो में पूरा समझा दिया था। तो पाकिस्तानी को अब एक नया वो मिल गया, नया स्टाइल मिल गया कैसे वो आतंकवादी फैला हमारे भारत में। क्या कहा गया 1986 की संशोधन में कि माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। तो पाकिस्तान से यंग बच्चों को, मतलब जो एडल्ट बच्चे हैं उनको भारत भेजते थे टूरिस्ट बनाकर, 6 महीने का वीजा लेकर या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई की वीजा लेकर, मतलब एजुकेशन वीजा लेकर भारत भेज देते थे 6 महीने 1 साल के लिए। और वो लोग आ जाते थे, आके यहाँ पे कश्मीर में कोई सुंदर सी लड़की वो लोग पटा लिए, प्यार मोहब्बत की गुल खिला लिए, फिर शादी कर लिए, फिर बच्चा पैदा करवा लिए। आप समझिए माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, लड़की भारतीय है तो मिल गया भारत की नागरिक। ये गलती हो गया 1986 की संशोधन में। फिर सरकार को पता चला कि साला ये लोग हरामी लोग ऐसे इसका फायदा उठा रहा है, ऐसे इसका मिसयूज कर रहा है। तो इस गलती को 2003 में सुधारा गया और इस बार कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, माता या पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा, साथ साथ दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए थे और आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना था लेकिन आप एक बाप बन गए, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो शुरुआती 1955 वाला सेक्शन 3 का नियम बहुत घटिया, बहुत ही घिनौना और बहुत ही बेवकूफ़ी वाला एक कानून था जिसको 2003 में सुधार दिया गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें और कोई गलतियां निकलेगी इसको भी अब बाद में सुधार दिया जाएगा, तो अब ये ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेक्शन 3 यानी बाय बर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं सिटीजनशिप देने के मामले में सेक्शन 4 कौन सा रूल्स या फिर कौन सा नियम बताते हैं। अब सेक्शन 4 को कहते हैं बाय डिसेंट, मतलब
वंश की आधार पर। अब नागरिकता के मामले में आपको मैं एक दूसरा इंटरेस्टिंग वर्ड बोलता हूँ जो है यूस सेंगुनियस। इसका हिंदी मतलब है रक्त का अधिकार, मतलब खून का अधिकार, मतलब वही है सिंपली वंश का अधिकार। इसका डेफिनेशन यही है कि बच्चे का जन्म किस देश में हुआ है, किस देश की जमीन पर हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर बच्चे का पेरेंट्स हमारे देश के नागरिक है तो उस बच्चे को हमारे देश का नागरिक मिलने का अधिकार 101% मिल जाएगा। और इसी यूस सैंग्विनिस रोमन सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को ही हमारे सरकार ने कॉपी किया और 1955 की एक्ट में टेस्ट कर दिया बस। और 1955 की शुरुआत में ये कहा गया था कि जो बच्चा विदेश में पैदा हो रहा है अगर उसका बाप भारतीय है तो बाप के जो वंश है जो भारत में है उसके आधार पर बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है। कैसे? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 15 कहते हैं आप लड़का हो या लड़की उसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लड़का लड़की के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर आप बाप की तरफ से वंशवाद देख रहे हो तो माँ का क्या हुआ? असली में तो माँ ही है ना, माँ ही तो उसको 9 महीने पेट में रखते हैं, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए हमारे भारत की महिला इसके ऊपर आवाज उठाई और वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया और कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर इसको 1992 में इस सेक्शन 4 में संशोधन किया गया, मतलब अमेंडमेंट किया गया और इस बार कहा गया कि नहीं, अब माता और पिता दोनों की तरफ से वंशवाद का अधिकार बच्चे को मिलेगा। माता अगर इंडियन है तब भी होगा, बाप हो या ना हो कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये संशोधन नहीं आता तब तो ये सानिया मिर्जा जो पाकिस्तान में है अभी, प्रियंका चोपड़ा जो अमेरिका में है, उनके बच्चे को तो भारतीय नागरिकता मिलता ही नहीं। क्योंकि उस समय तो कहा गया था कि बाप की तरफ का जो वंश है उसको माना जाएगा, माँ का नहीं। लेकिन अब कह दिया है कि माँ का भी वंश माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए सानिया मिर्जा का इन फ्यूचर अगर बच्चा हुआ पाकिस्तान में, वो अगर बोलेगा नहीं हमारा बच्चा पाकिस्तानी बनेगा तो पाकिस्तानी बना दिया। लेकिन ध्यान रखे बच्चा तब छोटा सा था, बच्चे को कोई होश नहीं है, अपना ही होश नहीं है, उसको और नागरिकता के बारे में क्या पता होगा। तो बच्चे को और एक चांस मिलेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा तब वो अपने खुद से मतलब विचार कर पाएगा। उसको एक मौका मिलेगा कि तुम चाहो तो खुद से तुम विचार करके फिर से तुम सिटीजनशिप चेंज करवा सकते हो। तब उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि सानिया मिर्जा कहाँ की है? सानिया मिर्जा भारत की है, उसका वंश भारत में है। उसी आधार पर सानिया मिर्जा की बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगा। तो ये सेक्शन 4 मतलब बाय डिसेंट वंश के आधार पर कैसे भारत में नागरिकता मिलती है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप समझते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 को कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण से, मतलब फॉर्म भर के नागरिकता लेना। अब ये फॉर्म भर के नागरिकता कैसे ली जा सकती है? देखिए पिछले एक वीडियो में जहां मैंने फॉरेनर को एक्सप्लेन किया था वहां पे मैंने कहा था कि फॉरेनर को हमारे राजनीति में किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो लोग हमारे राजनीति में कुछ कर सकते हैं। तो फिर सोनिया गांधी जो इटली की नागरिक थी उनको कैसे हमारे भारतीय राजनीति में जगह मिल गया था? तब मैंने कहा था इस बारे में हम आगे जानेंगे और वो आगे जानने का वक्त यही है। इसी में हम जानेंगे कि सोनिया गांधी को भारत की राजनीति में कैसे जगह मिली जबकि वो भारत की नागरिक थी भी नहीं। देखिए बाय रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण का व्यवस्था उनके लिए है जिनका भारत से कोई ना कोई संबंध बनता है या फिर जिनका भारत से कोई ना कोई रिश्तेदारी है। अब रिश्तेदारी कैसी हो सकती है भारत के साथ? एक रिश्तेदारी तो हो सकता है PIO। देखिए इसे सानिया मिर्जा के एग्जाम्पल से समझिए। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा था कि वंशवाद के अधिकार पर सानिया मिर्जा की बच्चे को वैसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी ही। लेकिन मान लीजिए सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली किसी कारणवश, मान लीजिए बस अभी तक ली नहीं है, और तब उसी पल सानिया मिर्जा का जो भारत का नागरिकता था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था 1949 वाला कानून में। लेकिन अब मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, तो सानिया मिर्जा के बच्चे ने मन बनाया कि अब वो अपना पूरा जीवन भारत के नाम ही मतलब कुर्बान करेगा। तब उस स्थिति में सानिया मिर्जा के बच्चे के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी माँ भारत की मुल्की है। भले ही उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप क्यों ना ले ली, है तो भारत की मुल्की ना, उनका वंश आज भी भारत में मिलेगा। उस स्थिति में सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत आके भारत में रहना होगा 6+1 ईयर। अभी आप बोलोगे कि ये 6+1 ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? डायरेक्ट बोल दो कि 7 साल रहना है। 6+1 का भी एक सिस्टम है। देखिए कैसे सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत का लॉन्ग टाइम वीजा लेके पहले भारत में आके पहले उसको 6 साल रहना पड़ेगा यहाँ पे। 6 साल रहने के बाद उसके 7वें साल में, मान लीजिए 7वें साल का शुरुआत होता है 1 जनवरी 2000 से, तो 1 जनवरी 2000 को सानिया मिर्जा की बच्चा होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा और वहाँ वो पंजीकरण करेगा, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करेगा भारतीय नागरिकता के लिए। और तब जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब 1 जनवरी 2000 से, उस दिन से उसको और
1 साल तक पूरा भारत में रहना होगा, मतलब 31 दिसंबर 2000 तक उसको भारत में रहना होगा। वो 1 साल में सरकार उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा, वो कैसा आदमी है, क्या है, कहाँ से आया है, और वो जो 6 साल भारत में रहा है उसका वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं फंसा है, कहीं जेल तो नहीं गया है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, ये सारी चीज देखेगा। हालांकि उस बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा, सरकार अंदर ही अंदर काम करते रहेगा। तब 1 साल के बाद उसको सरकार बताएगा कि आपको हमारे भारत की नागरिकता दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये सरकार डिसाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि आपने पंजीकरण कर दिया और आपको मिल गया। तो ये हो गया ना, पहले 6 साल प्लस 1 साल मतलब 7 साल। तो ये बाय रजिस्ट्रेशन सिस्टम को आप एकदम पक्का मत समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कर देगा, 6 साल रहेगा, फिर 1 साल और रहेगा तो उसको मिल जाएगा भारत की नागरिकता। जरूरी नहीं है। 6 साल रहना फिर 1 साल रहना ये एलिजिबिलिटी है, ये कोई आपको नागरिकता दे नहीं रहा है, ये प्रोसेस है। मतलब जैसे को आईपीएस ऑफिसर बनना है और उसका एलिजिबिलिटी ये है कि आपको क्लास 12 पास करना है। आप अपने क्लास 12 पास कर लिया और आपने सरकार के पास जाके बोल दिया आपने, लो मैंने क्लास 12 पास कर लिया, आप मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दो। ऐसा थोड़ी होगा। उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा और एग्जाम में भी फिर एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको पूरा करो, फिर उसमें पास हो, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जाके आपको बोलेगा कि आप आईपीएस के लायक हो या नहीं हो। क्लास 12 पास करना, यूपीएससी का एग्जाम देना, ये एलिजिबिलिटी प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और आपने आईपीएस बन गया। सेम वैसा ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि नागरिकता मिल ही जाएगा। और हाँ, ध्यान रखें, इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिलता है। जो इलीगल तरीके से घुस के आके यहाँ पे रह रहा है बांग्लादेशी लोग, उनको नहीं मिलता ये वाला सिस्टम। ये उनके लिए है जो वैलिड तरीके से आएगा, रहेगा और यहाँ से वो पंजीकरण करेगा, ये उनके लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात, भारत से कोई ना कोई संबंध होना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई रिलेशन होना पड़ेगा भारत से, तब जाके ये पंजीकरण सिस्टम आपके लिए है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि सोनिया गांधी को कैसे मिला। सोनिया गांधी को भी इसी बाय रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से ही भारत की नागरिकता मिली पहले, फिर वो राजनीति में घुसी। कैसे देखिए, सोनिया गांधी ने किससे शादी की? राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले से इंडियन है और सोनिया गांधी इटली के थी पहले, सोनिया माइनो। तो जब राजीव गांधी ने शादी की तब वो हो गई सोनिया गांधी। और जब आप किसी विदेशी लड़की को शादी करोगे, वो जब भारत आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली भारत का लॉन्ग टाइम वीजा मिल जाता है। तो सोनिया गांधी भी ऐसे भारत में आई, पहले 6 साल रहे, फिर 1 साल में फॉर्म फिलअप किए, 1 साल और रहे, फिर मिल गया भारत की नागरिकता और फिर हो गई कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ये है लीगल प्रोसेस, मतलब ये एकदम संविधान की लीगल प्रोसेस है। इससे सिवाय और कोई प्रोसेस नहीं सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता दिलवाने का। अब पता नहीं वो सरकार के ही बहू है, सरकार की बीवी है बोल के उसको अगर कोई इलीगल तरीके से ये सब किया गया, मुझे नहीं पता वो सब, लेकिन लीगल प्रोसेस यही है। इसके सिवाय और कोई दूसरे तरीके से सोनिया गांधी को भारत की राजनीति में जगह ही नहीं मिल सकता है। यही है एक बाय रजिस्ट्रेशन। अच्छा हाँ, अभी याद आया, इनको तो आप जानते ही होंगे, अदनान सामी। इनके पिताजी पाकिस्तानी थे और इनके माता इंडियन थे, मतलब जम्मू कश्मीर से थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। उनका पूरा परिवार ही इंग्लैंड में था पहले, और इनका जो पढ़ाई लिखाई हर स्तर की उनका एजुकेशन इंग्लैंड में ही हुआ है। और अदनान सामी के पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी था, लेकिन आज देखो अदनान सामी इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन उनको बाय रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से नहीं मिला। ना तो उनको 6 साल रुकना पड़ा, उसके बाद 1 साल रुकना पड़ा, ये सब नहीं करना पड़ा, उनको एक झटके में मिल गया। कैसे मिल गया वो हम बात करेंगे इसके अगले वाले सेक्शन में। तो अगर आप किसी विदेशी लड़की से या फिर विदेशी लड़का से प्यार व्यार करते हो तो डरिए मत, खुलेआम प्यार करिए, शादी वादी करिए, उसको ले आइए यहाँ पे और 6 साल रुकिए, फिर रजिस्ट्रेशन कराइए, 1 साल और रुकिए, फिर मिल गया उसको नागरिकता, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली भारत से रिलेशन जुड़ जाएगा, क्योंकि वो आपका पति या पत्नी होगा। तो बाय रजिस्ट्रेशन ऐसे भारत की नागरिकता बन सकता है, बस भारत से कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेक्शन 5 क्या कहता है बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से। अब समझते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 को कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीयकरण। अब ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस उन व्यक्तियों के लिए है जिनका भारत से कोई भी लिंक नहीं है, कहीं से भी कोई लिंक नहीं है, ना उनका माता पिता, ना उनका दादा दादी, ना उनका नाना नानी, ना उनका पति पत्नी, ना उनका कोई बच्चे भारत के नागरिक है, ना थे, ना होंगे कभी। मतलब उनका पूरा 14 गुस्ती का कोई भी लिंक नहीं है भारत के साथ। उन व्यक्तियों के लिए है ये नेचुरलाइजेशन, मतलब ये देशीयकरण का प्रोसेस, मतलब ये सेक्शन 6। अब ध्यान रखिएगा, ये जो CAA 2019 का जो इतना हंगामा हुआ और जो होने वाला है आगे, ये मूल रूप से इसी सेक्शन को लेकर ही है। और इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे जब CAA की बात करेंगे। अभी तो बस आप इस प्रोविजन को समझ लीजिए
कि ये सेक्शन 6 क्या कहता है। अब इस नेचुरलाइजेशन प्रोविजन का भी दो तरीका है, एक है खास लोगों के लिए और दूसरा है आम लोगों के लिए। देखिए इस सेक्शन 6 की खास लोग कौन है। खास मतलब है कोई व्यक्ति आर्ट की फील्ड में, या कोई व्यक्ति लिटरेचर की फील्ड में, या कोई फिलोसफी की फील्ड में, या फिर कोई साइंस की फील्ड में, या मान लीजिए कोई वर्ल्ड पीस की फील्ड में, या कोई ह्यूमन प्रोग्रेस की फील्ड में। इनमें से अगर कोई भी फील्ड में उसने अगर बहुत कुछ अच्छा काम किया, जिससे मतलब कुछ नाम होगा, उससे उस इंसान की हमारे देश में रहने से हमारे देश का नाम होगा, वैसे लोगों को खास लोग बोला गया। और वैसे लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन का एक अलग प्रक्रिया है और आम लोगों के लिए एक अलग प्रक्रिया है। तो पहले हम खास लोगों के बारे में जान लेते हैं कि इनके लिए कौन सा प्रक्रिया है। मान लीजिए ऐसे अगर कोई खास ब्रेन, खास स्पेशल व्यक्ति के मन में अचानक एक दिन ख्याल आया कि उसे भारत के नागरिक बनना है, भारत के नागरिक ही नहीं बना तो जीवन का सार ही क्या रहेगा, तब वो व्यक्ति हमारे डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा, हे अमित शाह जी, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। और होम मिनिस्ट्री उनका सारे रिकॉर्ड देखेंगे और देखेंगे हाँ ये तो भारत के नागरिक होने से भारत का ही नाम होगा। तब उनको 1 सेकेंड के अंदर, बिना एक दिन भी इंडिया में रुके, डायरेक्ट उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसी प्रोसेस से ही अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिली, क्योंकि अदनान सामी सिंगर थे और उनके वजह से देश का नाम भी रोशन होता है। देखिए अभी पिछले साल उनको 2021 में पद्मश्री भी मिल गया, जबकि वो पाकिस्तानी नागरिक थे। 2016 में वो भारत के नागरिक बने। वैसे ही आतिफ असलम भी भारत के नागरिक बन सकते थे, लेकिन आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोल बोल के कि आज वो भारत के लिए गाना ही नहीं गाते, भारत में आते ही नहीं है। तो नुकसान किसका है? नुकसान तो भारत का ही हुआ ना। ऐसे लोगों को भारत सरकार खुद बहला फुसला के जल्दी से जल्दी उनको भारत की नागरिकता दे दो। और इसमें और एक कंडीशन है कि जब वो भारत की नागरिकता लेंगे तब उसी वक्त उनको जिस जगह की ओरिजिन है उस जगह की उनको नागरिकता छोड़ना होगा। तो देखिए भारत के लिए कितनी अच्छी बात है। महान महान वैज्ञानिक, गायक, एक्टर, आर्टिस्ट, हर अच्छे अच्छे खास खास स्पेशल लोग अगर हमारे भारत में आ जाए, भारत में रहे, भारत की नागरिकता बने, उनके हर काम में भारत का नाम रोशन होगा। अब देखिए इसमें एक विरोधाभास देखिए, अगर मान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा आने वाले समय में भारत की नागरिकता छोड़ दी और अमेरिकी नागरिकता ले ली, लेकिन वो तो आर्ट की फील्ड में एक स्पेशल है ना, उसकी वजह से देश का नाम भी रोशन हो सकता है जब उसको ऑस्कर मिलेगा। उसके कई साल बाद भी प्रियंका चोपड़ा भारत में आके एक दिन में भारत की नागरिकता ले सकती है इस ग्राउंड में। हाँ इतना है कि आप सरकार के साथ आपका अच्छा व्यवहारिक एक संबंध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बाहर रह के सरकार की एकदम बदनामी कर रहे हो, तब सरकार नहीं देगा आपको, आप भले ही खास हो। तो इस ग्राउंड में ये जो खास लोग हैं, इनका भारत से कोई लेन देन नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और इसी खास लोग होने की वजह से इनको सेक्शन 6 की नेचुरलाइजेशन की इस खास लोगों की ग्राउंड में भारत की नागरिकता 1 सेकंड में मिल जाएगा। और ये पावर भारत सरकार को ये सेक्शन 6 ही देता है, आप रोक नहीं सकते उसे। तो ये नेचुरलाइजेशन का अच्छा एक प्रोविजन है खास लोगों के लिए। आप नेचुरलाइजेशन का आम लोगों के लिए क्या प्रोविजन है उसको देखते हैं। आम विदेशी व्यक्तियों के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहला तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होना पड़ेगा। दूसरा, हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है, मतलब जो 22 भाषाएं हैं, जैसे कि आसामीज, बंगाली, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा उस व्यक्ति को, मतलब उस विदेशी व्यक्ति को एकदम फ्लुएंटली लिखना और बोलना आना पड़ेगा। अब तीसरा कंडीशन, उस व्यक्ति को भारत में 9+1 साल रहना होगा। अब आपको 9+1 का सिस्टम समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए वो व्यक्ति भारत के एम्प्लॉय है और उसको भारत सरकार के काम से देश से बाहर रहना पड़ता है बहुत बहुत लंबे लंबे अरसों तक, तब वो जिस वक्त देश के बाहर है, मतलब भारत सरकार के एम्प्लॉय बन के बाहर है, वो दिन, मतलब वो वक्त भारत में रहा हुआ ही उसको गिना जाएगा, क्योंकि वो भारत सरकार के काम से तो गया है, कुछ अपना पर्सनल काम से तो गया नहीं है। तो इस प्रोसेस से, मतलब इस नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से कोई भी आम विदेशियों को, जिसका भारत से कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी वंशवाद कुछ भी नहीं है, वैसे व्यक्तियों को इस प्रोसेस से भारत की नागरिकता मिल सकती है। आपको मैं कंडीशन बता दिया है। उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, 22 भाषाओं में से एक भाषा आना चाहिए, तीसरा 10 साल रहना पड़ेगा, और उसके बाद भारत सरकार डिसाइड करेगा इसको भारत की नागरिकता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा हाँ, ये जो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में भारत में 10 साल रहना होता है, ये 10 साल पहले 12 साल था 1955 में, उसको बाद में संशोधन करके 10 साल करवा दिया गया। अच्छा हाँ, और एक बात, ये जो नेचुरलाइजेशन की आम आदमी की जो प्रक्रिया है, इसमें भी वो व्यक्ति इलीगल नहीं होना चाहिए, मतलब इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो सारे रिफ्यूजी, अभी तो वो लोग 10 साल से ज्यादा रह गए, वो सारे मांग करने लगेंगे कि हमें भारत की नागरिकता दे दो, और ऐसे सारे आतंकवादी हमारे भारत में घुस जाएंगे। आतंकवादी को 10 साल रहने में क्या जाता है, इधर उधर रहेंगे, देखेंगे गली मोहल्ला कहाँ कहाँ है, ताजमहल में बम कैसे फोड़ेंगे, उसके लिए रिसर्च करेंगे 10 साल। आतंकवादियों के लिए 10 साल कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ये था सेक्शन 6, मतलब बाय नेचुरलाइजेशन। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको याद रखिएगा
ये बात याद रखिएगा कि इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिलता ये मौका। तो आप समझते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 को कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अर्जित भूमि से मिला हुआ अधिकार। ये कैसे हो सकता है? देखिए सिंपल है, यदि कल को हमारा भारत पाकिस्तान को हमारे कब्जे में ले ले और तब पाकिस्तान में रहने वाले सारे पाकिस्तानी सिटीजन ऑटोमेटिकली हमारे भारत का सिटीजन हो जाएगा, क्योंकि हमने वो पाकिस्तान की भूमि अर्जित कर लिया है। ये प्रोविजन अभी फिलहाल भारत के अंडर, मतलब भारत के एरिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उसके लिए है अगर भारत इन फ्यूचर कोई जगह भारत की मैप में हासिल कर ले, तब उस जगह में रहने वाले सारे व्यक्तियों के लिए है। वो सारे व्यक्ति एक झटके में भारत के नागरिक हो जाएगा। जैसे 1961 में गोवा और दादर एंड नगर हवेली ये हमारे कब्जे में आ गए थे, और उससे पहले ये पोर्टुगाल की कब्जे में था और वहां के सारे लोग पोर्टुगीज सिटीजनशिप थे। लेकिन जब हमने ये कब्जा कर लिया, हमारे कब्जे में आ गया, तब वहां के सारे नागरिक भारतीय हो गए थे। ठीक उसी तरह 1962 में पौंडुचेरी को हमने फ्रांस से हासिल किया और पौंडुचेरी में रहने वाले सारे लोग भारतीय नागरिक हो गए थे। उससे पहले वो फ्रांस के नागरिक थे। और उसके बाद 1975 में सिक्किम खुद आके भारत से मिल गया था। ये पूरा अलग ही देश था ये सब। तब सिक्किम के सारे नागरिक हमारे भारत के नागरिक हो गए ऑटोमेटिकली। और सिक्किम के बारे में तो स्पेशली मैं ये अखंड भारत की वीडियो में आपको बताया हुआ हूँ। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो जाके देखो, मजा आएगा आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेक्शन 7 भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए। इसके सिवाय और कोई तरीका ही नहीं है। और अभी ये 5 तरीका क्या क्या था, क्या क्या है, अभी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन, पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप उनके लिए बात करते हैं जो लोग डर रहे हैं क्या हमारी नागरिकता छीनी जाएगी, भारत सरकार मोदी जी हमारा नागरिकता को ऐसे छीन लेंगे। अब उनके लिए 3 प्रोविजन है, सेक्शन 8, 9, 10। ये आखिरी 3 प्रोविजन आप समझ जाइए। यही 3 प्रोविजन में आपकी नागरिकता की टर्मिनेशन के बारे में कहा गया है, कैसे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता की समाप्ति की पहला सेक्शन है सेक्शन 8, और इस सेक्शन 8 को कहते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता का परित्याग। कोई व्यक्ति अपने इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहा है, तो ये बस उनके लिए है जो अपनी इच्छा से भारत छोड़ना चाहता है, भारत की नागरिकता त्याग करना चाहता है। लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता छोड़ने का कुछ साल बाद उसको अफसोस हुआ और वो फिर से भारत में आना चाहता है, भारत नागरिकता बनना चाहता है, तब उसको एक और मौका दिया जाएगा। उसको भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करो और उसको बाद में भारत की नागरिकता मिल जाएगा, क्योंकि वो भारत की मूल क्या ही था, लेकिन प्रोसेस से मिलेगा। ऐसा नहीं कि झट से मिल गया, तुम भारत की नागरिकता थे बोल के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे। सेक्शन 8 ये आपके लिए नहीं है जो डर रहा है कि हमारे भारत की नागरिकता क्या चली जाएगा, आप तो उल्टा छीन लेगा क्या, इसके लिए डर रहे हो। ये उसके लिए है जो खुद से छोड़ रहा है। तो सेक्शन 8 आप समझ गए होंगे। आप समझते हैं सेक्शन 9। अब नागरिकता की समाप्ति की दूसरा सेक्शन है सेक्शन 9, और इस सेक्शन 9 को कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता की समाप्ति। ये वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था 1949 की आर्टिकल 9 में, जो था कि अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लोगे तो आपका यहाँ का, मतलब भारत का नागरिकता ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हो जब तक आपके पास भारत की नागरिकता है। इट मीन एज सुन एज ही और सी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप विल टर्मिनेट टू एग्जिट। देखिए मैंने आपको इंग्लिश में भी बोल दिया, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था तो। अब नागरिकता की समाप्ति का आखिरी प्रोविजन समझते हैं, सेक्शन 10। तो नागरिकता की समाप्ति की आखिरी प्रोविजन है सेक्शन 10, और इस सेक्शन 10 को कहते हैं डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता से वंचित। लेकिन ध्यान रखिए इसमें यह भी कहा गया है जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसका नागरिकता आप किसी भी हालत पर नहीं छीन सकते। मतलब मेरा नागरिकता सेफ है, कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। तो फिर ये किसके लिए है, किसको नागरिकता से वंचित करने की बात कर रहा है। देखिए ये उनको करेंगे जो बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इन 4 तरीकों से जिनको भारत की नागरिकता मिली है उनकी भारत की नागरिकता छीन सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करके, डुप्लीकेट कोई सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा करके, पासपोर्ट नकली बना के, किसी से रिश्ता बना के, ये सब फर्जीवाड़ा करके नागरिकता ली भारत का, और भारत की सरकार ने उसको पकड़ लिया, बाद में उसका सारे पेपर देखा, रीचेक किया और पकड़ा गया, तब उस व्यक्ति की नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। और दूसरा ये हो सकता है इन तरीकों से जिसने भी नागरिकता ली है इनमें से कोई व्यक्ति मान लीजिए हमेशा जेल में ही रहता है, 12 महीने के 10 महीना वो जेल में ही रहता है, उस व्यक्ति को भारत सरकार एक नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, क्यों ना आपका भारत का नागरिकता खत्म कर दिया जाए, तब उस व्यक्ति का नागरिकता जा सकता है। इसमें जो भारत का प्रॉपर नागरिक है उनका कोई लेन देन नहीं है। ये बस इन तरीकों से जिसने नागरिकता ली है उनके लिए है। मतलब ये अदनान सामी का नागरिकता जा सकती है कभी भी।
हालांकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ करेंगे। उनका जा सकता है जब वो ऐसा कुछ पकड़े जाएंगे, तो भले ही वो खास हो आम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जा सकता है, मेरा नहीं जाएगा, आपका नहीं जाएगा। आप जितना भी बड़ा जुल्म कर रहे हो, देखो रेपिस्टों को भी जेल में रखते हैं जबकि उनका नागरिकता खत्म कर देना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है क्योंकि वो भारत का है। अगर वो रेपिस्ट फॉरेनर होता, इन तरीकों से अगर कोई मतलब लिया हुआ नागरिक होता, तब उसका नागरिकता खत्म कर सकता था। और हाँ, और एक बात, भारत सरकार यूं ही मतलब उठा के जा तुम्हारा नागरिकता खत्म, उसको फेंक नहीं सकते। वैसे भारत सरकार को जिस व्यक्ति के ऊपर मतलब एविडेंस मिल गया कि इसने जालसाजी करके और ये डुप्लीकेसी करके भारत की नागरिकता ली है, उस व्यक्ति को भारत सरकार लीगल नोटिस भेजेगा कि आपको कोर्ट में आना है, आपको साबित करना है आपने जो पेपर दिया है ये सच है। या फिर जो जेल जाता था उसके लिए भी वही होगा कि आप अपने को प्रूव करो कि आप सही हो, आपको गलत वजह से पुलिस जेल में रखता है। उसके लिए ट्राइब्यूनल कोर्ट बैठेगा, क्योंकि याद करिए हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, कानून के सामने सब इक्वल है, उनको भी एक मौका देना पड़ेगा, वो भी अपने आपको प्रूव कर सके। प्रूव कर लिया तो भारत का नागरिक वो बने रहेगा, नहीं करेगा तो फिर देखा जाएगा भारत सरकार जो करेंगे। तो ये प्रोसेस है। फंडामेंटल राइट्स हर किसी के लिए लागू होता है। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों के लिए है, इंसानों के लिए है, तो हर इंसान के लिए है वो राइट्स। और जब तक उसका नागरिकता नहीं जाती, मतलब जब तक वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में उसका केस चल रहा है, तब तक तो नागरिक है ही भारत का। और जब नहीं होगा तब देखा जाएगा सरकार जो करेगी, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो ये भी आप लोग के लिए नहीं है जो डर रहे थे। तो ये 3 तरीका था जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकते थे, और इन तीनों तरीकों में से आप बच गए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप आज़ाद हो, आपकी नागरिकता हमारा संविधान बचा के रखा है, आपका नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। और तब तक के लिए आप मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए ताकि मैं आपसे अगले वीडियो में मिल पाऊँ। और तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।